स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप थक चुके हैं, ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं, इसलिए जानता हूं क्योंकि 25 तारीख के पहले भी आप राजस्थान के चुनावों को लेकर कई सारी डिबेट्स देख चुके हैं और 25 तारीख के मतदान के बाद भी आप तमाम एंगल्स पर डिबेट देख चुके हैं और आप उससे या तो थक चुके हैं या उकता चुके हैं। इसीलिए एक कोशिश इन्हीं नतीजों को एक नए नज़र से देखने की जो कि कल सामने आने वाले हैं को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम आप तक पहुंचा पाएं। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी हलचल जो इशारा करेगी कि कल के लिए सबसे ज़्यादा तैयार कौन है, उसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। श्याम झा जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर अविनाश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। अविनाश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। अविनाश जी, मुझे ये बताइए कितने किलो मिठाई पैक करवाई है आप लोगों ने? देखिए, नहीं अविनाश जी 2 सेकंड बस। श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? श्याम जी, ठीक है, श्याम जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अविनाश जी, दरअसल आज मैंने अपने एक रिपोर्टर को दौड़ाया हुआ है। वो एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आएगा जो हम देर रात तक किसी वक्त दिखाएंगे भी, और उसमें मैंने यही कहा है कि देखो जाके पता लगाओ कितने लोगों ने कितने पटाखे खरीदे हैं, कितने लोगों ने कितनी मिठाइयाँ अभी खरीद ली है। कंपैरिजन करते हैं, देखें कौन ज़्यादा उतावला है जश्न मनाने के लिए। आपको लगता है ये भी एक पैमाना हो सकता है अगर आज जानकारी मिल जाए तो कल के नतीजों का? देखिए, जहां तक स्वप्निल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि मेरी जो जानकारी में आया है कि अभी अशोक गहलोत ने रात को 9 बजे भी अपने सारे जो जीतने वाले कैंडिडेट विधायक हैं उन सबसे वो फीडबैक ले रहे हैं 1 to 1 पूरे राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों का जो वो फीडबैक लेंगे रात को 9 बजे वीसी के जरिए। और दूसरा मैं आपको ये कह दूं कि फीडबैक, जहां तक मेरा मानना है, राजस्थान की राजनीति की जितनी मैंने समझ रखी हुई है, उस राजस्थान की राजनीति में मैं ये इस बात को बिल्कुल 100% ये कहना चाहूंगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है राजस्थान में। नहीं, लेकिन किस तरह से? मतलब बम्पर बढ़त के साथ या एक आंशिक बढ़त के साथ, जिसे कहा जा सके कि ठीक ठाक मेजॉरिटी है, या एकदम टिप पर आकर जैसा कि पिछली बार हमने देखा कांग्रेस के साथ होते होते बचा? जी बिल्कुल, जहां तक मेरा खुद का अनुमान है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने एनालिसिस किया, जो 107 से 115 सीटों के लगभग 107 से 115। और वजह? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा प्लस का पॉइंट ये रहा कि ये जो कांग्रेस का 6 महीने में जो एक तो इन्होंने योजनाओं को जो एकदम से पिटारा खोल करके ये लोग बैठे हैं, पहली बात। दूसरा, राजस्थान में जो पिछले 5 साल में जो महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न, अत्याचार, बालिकाओं के साथ रेप की घटनाएं, इवन कानून के जो रक्षक थे भरतपुर का, चाहे एसएचओ का मामला हो, चाहे दौसा में एक नाबालिग मासूम 4 साल की मासूम के साथ हो, तो कहीं ना कहीं अब की बार आपने देखा होगा स्वप्निल जी कि राजस्थान में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ना इस ओर की ओर इशारा करता है, इंगित करता है कि राजस्थान में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित मानने लगी थी। वो जानती थी कि अगर उनके एक वोट से कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए उन्होंने घरों से बाहर निकलकर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस सरकार को बाहर करने का काम किया। क्या आप ये कह रहे हैं कि योजनाओं की वजह से कांग्रेस फाइट में आ गई, इस वजह से बीजेपी 107 115 पर दिख रही है? लेकिन क्या इसका एक दूसरा नजरिया ये नहीं होगा कि हम इसको इस रूप में भी देखें कि मोदी लहर अब उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी राजस्थान में? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, जैसा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा तो मुद्दे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानीय मुद्दा, एक होता है राष्ट्रीय मुद्दा। लेकिन 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी को बिल्कुल एक तरीके से कुछ भी नहीं मिल पाया था। लेकिन वही राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 के चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें, 24 थी, एक आरएलपी के साथ गठबंधन में थी हनुमान बेनीवाल जी की, तो बीजेपी को पूरे राजस्थान ने 25 की 25 सीटें दे दी। तो ये मुद्दा डिपेंड करता है कि स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हुए हैं ये, तो इसमें मोदी जी का जो एक फैक्टर मैं मानता हूं कि वो जो है, जो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है
तो वो राष्ट्र में मोदी जी के साथ खड़ा होना पसंद करती है। और जब स्थानीय स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ होती है या कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सरकार के जो नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन चला, प्रदेश के चेहरे धुंधले होते चले गए। 2013 में जब मोदी लहर थी तब उनके साथ प्रदेश के एक चेहरे की और लहर थी, इसलिए ऐतिहासिक नंबर्स आए। इस बार जो ऐतिहासिक नंबर्स नहीं मिलते दिख रहे हैं उसकी वजह यही है कि मोदी लहर तो एज इट इज है जितनी की थी, लेकिन वो स्थानीय चेहरे वाली लहर शायद उसमें नहीं जुड़ पाई, इसलिए 115 पे रुकी, नहीं तो 115 से बढ़ जाती। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 163 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। आपने देखा होगा कि उससे पहले वाले चुनाव में, वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ आई। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो है कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक पार्टी का जाना पहचाना चेहरा है, पूरे राजस्थान की जनता उनको जानती है। और वसुंधरा राजे ही एक ऐसी शख्स है जिनको हर कोई राजस्थान में, चाहे आप गांव-गांव चले जाए, चाहे ढानी-ढानी चले जाए, तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ये उन्होंने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कमल के फूल पे और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि 2018 में फिर क्या हुआ था। नहीं, एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की नजर सिर्फ 2023 पर नहीं है, 2024 पर भी है, और वो काफी सारी प्लानिंग इन नतीजों के हिसाब से बनाएगी भी। श्याम झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीते कुछ दिनों में तो साहब आप थक गए होंगे अब तक एक ही तरह की बातें करते हुए, एक ही तरह के आंकड़ों पर विचार रखते हुए, कांग्रेस से उलझते हुए, कांग्रेस को पछाड़ने की कोशिश करते हुए। मैं आपको एक नया सवाल देता हूं। मैं आपको ये नया सवाल ये दे रहा हूं, कितने किलो मिठाई पैक कराई है आपने या आपकी पार्टी ने प्रदेश भर में? देखिए स्वप्निल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जिस प्रकार से एक तरफा जीत के लिए आपने आगाज कर दिया है। जनता जिस प्रकार से त्राहिमाम कर रही थी पिछले 5 साल से कांग्रेस राज में, ये जीत ना केवल भाजपा की जीत है, ये वो बेरोजगारों की जीत है जो पेपर लीक की वजह से 70 लाख बेरोजगार जो प्रभावित हुए, ये उन किसानों की जीत है जो किसान आगे गए। सर देखिए, संकेत तो मिल रहा है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप एकदम श्योर हैं कि आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। सरकार बनेगी भाजपा की, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं। मैंने अविनाश जी को भी बताया कि मैंने आज अपना एक रिपोर्टर दौड़ाया हुआ है जो पता लगा रहा है किस दल ने कितनी मिठाइयां पैक करवाई हैं। अगर कांग्रेस ने ज्यादा पैक करवाई है तो फिर ये आपके लिए बुरा संकेत होगा। देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस ने अगर ज्यादा पैक कराई है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरा मानना यह है, कहावत है राजस्थान में, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके तो फिर थोड़े क्यों, पैक कराने दीजिए। आप मिठाई पैक कराइए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापारी को लाभ ही होगा, किसी न किसी का व्यापार होगा और कहीं ना कहीं मिठाई बटेगी, लोगों में ही जाएगी। इन्होंने जनता को खूब लूटा है, खूब भ्रष्टाचार किया, तो मिठाई जनता तक जाए। बात है। आज तक का इतिहास रहा है श्याम जी, प्रदेश में बीजेपी खुद अपने दम पर इतनी ज्यादा मजबूत रही है या पावरफुल रही है कि वो यहां पर अगर कांग्रेस की सरकार रही तो उसके छक्के छोड़ा पाए, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप छक्के नहीं छोड़ा पाए और इसलिए आप एक बेहतरीन बल्लेबाज को लेकर आए जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन उनके साथ ओपनिंग बैटिंग में आपने अपनी टीम का कोई बैट्समैन नहीं रखा, वो अकेले ही बैटिंग करते रहे, है ना। तो सिंगल डबल से जब संख्या बढ़ सकती थी वो तो आपने अपनाया ही नहीं। देखिए स्वप्निल जी, हर चुनाव की एक योजना, एक स्ट्रेटेजी होती है। इस बार इसी स्ट्रेटेजी पे पार्टी ने काम किया। स्ट्रेटेजी यही तय हुई कि इसी तरह से बगैर किसी चेहरे के चुनाव लड़ा जाएगा और हम देखिए वो भी सफल रहा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप देखिए, आप भी अपने ऐतिहासिक आंकड़े को नहीं बोल रहे हैं। अब आपके भी जो लीडर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम 135 से ज्यादा लाएंगे। एग्जिट पोल्स आपको 107 से 122 या 130 तक भी दिखा रहे हैं। अब आप 150 के पार की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं रही होगी जितना आप दावा करते रहे। देखिए अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो हमारी जो हार थी लगभग 1.5 लाख वोटों से हार थी। कोई बहुत बड़ी हार नहीं थी। तो एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी नहीं थी और इस बार की तो आप बात मान के चलिए जिस प्रकार से सर पिछली बार की एंटी इनकम्बेंसी अगर आपको देखनी है तो आप ये देखें ना कि आप 163 से 72 पर आकर गिरे। ये तो बताता है। आप वोटिंग परसेंटेज में मत जाइए।
आप अगर 70-72 भी देखें तो कांग्रेस की तो 70-72 भी आने की स्थिति में नहीं है। आप देखिएगा वो लगभग 50 के अंदर ही सिमट जाएंगे। देखिए, अब मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव जी भी जुड़ चुकी है। प्रतिष्ठा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। मैंने बीजेपी से पूछा, उन्होंने ये बताया है कि कितनी मिठाई उन्होंने ऑर्डर कर दी है। आप लोगों ने भी मिठाई ऑर्डर की है या अभी फिलहाल फैसला रोका हुआ है, कल देखेंगे शाम तक, पैसा खर्च ना हो जाए जबरदस्ती? देखिए, जब कोई भी पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है वो अपने आप ही, मिठाइयाँ तो सब तैयार ही है। सारे राजस्थान की जो आम जनता है वो, उनको हमने तो 5 साल तक मिठाई खिलाने का ही काम किया है, तो निश्चित रूप से मिठाइयों की कोई टेंशन किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने तो 5 साल तक जनता के लिए मिठाई खिलाने का ही काम किया है। नहीं, अब ये लेकिन तो प्रतिष्ठा मिठाई जी, ऑर्डर करें या क्या जनता के करें, बीच में सीएम को इतना दौड़ना पड़ा, मतदान के बाद सीएम साहब को दिल्ली में दौड़ लगानी पड़ रही है, खड़गे से मुलाकात, सोनिया गांधी से मुलाकात, फिर खड़गे जी से मुलाकात, अभी भी लगातार प्रत्याशियों से जुड़े हुए हैं, क्यों? पब्लिक को तो उसके सामने आ जाएगी। कल हमें इंतजार करना चाहिए। अति उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह भी हमेशा गलत ही होता है। आदमी जोश में होश खो देता है, और होश हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर प्रतिष्ठा जी, अगर मुझे सुन पा रही हैं आप, अगर होश संभाला हुआ है और जोश में होश नहीं खोया है, तो अभी फिलहाल तो आपने मिठाई ऑर्डर नहीं की होगी ना? बीजेपी ने कर ली है। हमने तो मिठाई खिलाने का ही काम किया है। मैं ये कह रही हूँ, आपने शायद सुनी नहीं मेरी बात। नहीं, मैंने सुनी। 5 साल तक जनता के लिए मिठाइयाँ ही बांटी है हमने तो ये तो अब ये देखेंगे तो फिर एक बात बताइए प्रतिष्ठा जी, फिर मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम किसी को मुंह मीठा खिलाते हैं तो वो बधाइयां देता है, जब हम किसी का कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो वो दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है, वो चुप थोड़ी ना हो जाता है। इस बार वोटर चुप क्यों हो गया? अगर आपके लिहाज से मैं कहूं वोटर खुश था, तो फिर वोटर मौन क्यों रहा? कोई नहीं घूम रहा। आप कल का परिणाम आपको साफ कर देगा कि वोटर कहीं नहीं घूमा। ये तो घूमा नहीं, मौन रहा कह रहा हूं मैं, चुप रहा। उनके साथ कर रहे हैं और वोटर कहीं नहीं घूमा। वोटर का परिणाम कल आएगा, जब आप देख लेना, आपके सामने ही आएगा, सब देखेंगे कि वोटर ने क्या डिसीजन लिया है। क्योंकि हम तो गाँव में रहते हैं। तो मैम, ऐसा कौन सा डर है या ऐसा कौन सा अंदेशा है जो मुख्यमंत्री गहलोत लगातार दिल्ली में खड़गे जी, सोनिया जी, फिर खड़गे जी, फिर दूसरे रणनीतिकार और इन सब से घूमने के बाद प्रदेश में आकर एक एक प्रत्याशियों से 1 to 1 लेते जा रहे हैं? जब सब कुछ ठीक है तो आप तो रिलैक्स करें ना, इतनी कवायदें क्यों की जा रही हैं? ये काम तो कोई भी अपने, जब चुनाव लड़े हैं तो निश्चित रूप से सब बैठ के अब बात तो करेंगे ही। पार्टी एक मंच पर बात कर रही है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये तो कौन नहीं कर रहा, जिसके पास सीटें आ रही, बीजेपी के भी कर रहे हैं, वसुंधरा जी मिल रहे हैं, कब देवदर्शन यात्रा कर रहे हैं, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। अब सारे काम सभी करते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति मेरे मुंह से निकल गया। राज्यपाल जी से वो भी उन्होंने मुलाकात की। तो सब एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत मेल मुलाकात की जा रही है। सबसे एक दूसरे के हालचाल भी जाने जा रहे हैं कि चुनाव में कितना किसके ने संघर्ष किया, कितनी भाग। तो ये एक चुनाव के बाद की नेचुरल क्रिया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई। ठीक है, लेकिन अविनाश जी, मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूँ, बहुत लंबा वक्त हो गया, कई साल बीत गए हैं, जिसके बाद कुछ इस तरह का चुनाव आया है जिसमें पत्रकारों को भी मजा आ रहा है, राजनीतिक दलों की भी सांसें थमी हुई हैं, और सबसे खास बात यह है कि जनता जानती है कि हमने क्या किया है, लेकिन वो मौन है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोमेंट आया। अगर कोई जर्नलिज्म का कोई स्टूडेंट अगर इस वक्त टीवी देख रहा होगा तो उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन चुनावों से। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में इस बार आपने देखा होगा कि एक तो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, वोटिंग का प्रतिशत पूरा 1% भी नहीं, लेकिन 0.84% जो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं नए मतदाता इसमें जुड़े हुए हैं। और जो नया युवा वोटर होता है, तो युवा जो मतदाता है जिसने पहली बार अपना वोट कास्ट किया है, तो उसको केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में उसको पूरी जानकारी है कि कैसे केंद्र सरकार की नीतियां काम कर रही है देश के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए, चाहे वो G20 का समिट हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस हो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किए हैं। तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसके भविष्य के साथ अगर कोई अच्छा बेहतर किया जा सकता है तो वो
मोदी जी की सरकार है, क्योंकि हमारे पूरे देश, चाहे वो कोविड से नहीं, बाहर लेकिन निकल, जब आपने शुरुआत में अपनी बात रखी थी, आपने ये कहा था कि यहाँ के वोटर्स स्थानीय ज्यादा सोच रहे हैं, तो फिर एकाएक अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ नेशनल नहीं, मैंने इंटरनेशनल भी आपसे सोच रहे हैं। जी, मैं आपसे सिर्फ युवा वोटर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि युवा वोटर यहाँ के स्थानीय नेताओं को नहीं जानता। लेकिन वोट प्रतिशत तो गांव में भी बढ़ा ओवरऑल वोट और प्रतिशत शहरों से ज्यादा है गांव में। जी बिल्कुल, मैं आपसे ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं। युवा नव मतदाता जिसने पहली बार वोट कास्ट किया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने अब तक 10 बार या 15 बार वोट कास्ट किया। ठीक है, जो नए वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो युवाओं को भी एक ये अपनापन लगता है कि नहीं, मेरे एक वोट से सरकार बन सकती है, या मेरे एक वोट से वो होता है, तो कहीं ना कहीं उसने वो जरूर कमल का निशान और मोदी जी का चेहरा देखा। अब बात करते हैं हम पुराने मतदाताओं पे। नहीं, मैं एक काउंटर दे रहा हूं आपको इसी पॉइंट पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि यूथ, मैं ये कह रहा हूं मिडिल क्लास। मुझे लगता है मिडिल क्लास ज्यादा टर्नआउट हुआ। मिडिल क्लास इसलिए टर्नआउट हुआ क्योंकि उसको इस बात का डर सता रहा है कि दोनों दलों ने जिस तरह के वादे कर दिए हैं, टैक्स का बोझ हम पे ही आएगा, हम चलकर वो देख लें जिससे कम बोझ हम पर आए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल बहुत सी फ्री की चीजें देने की बात कर रहे हैं। घाटा बढ़ेगा, कहां से लेंगे? हमारी जेब से। मुझे लगता है मिडिल क्लास ज्यादा टर्नआउट हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कल्चर चलाया है इन्होंने, देश के लिए योजनाएं बननी चाहिए, नो डाउट। योजनाएं गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मुफ्त में मिल रहा है तो वो देश की योजना है। मैं सिर्फ 3 चीजों के पक्षधर में हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर ये 3 चीजें देश की जनता को दी जाए, तो ये जो ये कल्चर, ये दिल्ली जो कल्चर, अरविंद केजरीवाल का जो कल्चर अब कर्नाटक में भी खेला गया, फिर वही पंजाब में खेला गया, और वही यहाँ पे फिर अशोक गहलोत को भी खेलना पड़ा। तो जो ये रेवड़ी कल्चर की जो इन्होंने शुरुआत अपनाई है, तो कहीं ना कहीं ये देश और उपभोक्ताओं की खुद हित के लिए नहीं कहा जा सकता। मैं श्याम जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मतदान से मतगणना के बीच का वक्त ही ऐसा होता है क्या कि जब आपके नेता दर्शनों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, और इतना सारा निकाल लेते हैं? अब जैसे सतीश पुनिया जी कल 4-5 जगह दर्शनों के लिए जाने वाले हैं मतगणना शुरू होते होते। देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के प्रति आस्था रखती है, और वो जो परंपरा रही है उसी के अनुसार अगर कुछ अच्छा काम करने जाए तो दर्शन करके जाए, बढ़िया होता है, अच्छा होता है, शुभ होता है। तो इसलिए लगभग सभी लोग शुरुआत ऐसे ही करते हैं मतगणना वाले दिन। मन्नतें मांगने की जरूरत पड़ रही है क्या श्याम जी? मुझे बताइए, मन्नतें मांगने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, भगवान के पास जाते हैं तो जो दिल में होता है वो तो मांगना पड़ता है। बिल्कुल पड़ रही है। चुनाव हार रहे हैं, पड़ी रही है ना। मतलब ये नहीं होता कि मन्नत ही मांगे, आशीर्वाद लेके कोई भी आप शुभ काम करने जाए तो आशीर्वाद लेके जाए, भगवान का आशीर्वाद ले, बड़ों का आशीर्वाद ले, माता पिता का आशीर्वाद ले, अच्छा रहता है। ये तो परंपरा है, हमारे पुरानी परंपरा है हमारे घर परिवार की। तो मैं एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्या आपको लगता है, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आपको हर वर्गों का साथ मिल पाता ध्रुवीकरण के बिना? और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपने चाहे जैसा भी चुनाव लड़ा हो, लेकिन कई सीटों पर ध्रुवीकरण हमने देखा कि हुआ है। वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर जाता है तो आपको लग रहा है कि उस वजह से आप जीत रहे हैं, या फिर उन पॉलिसीज की वजह से जो आपने रखने की कोशिश की जिसमें फ्री की बातें भी हैं? स्वप्निल जी, इसमें अगर हम बात करें तो सभी चीजें जो है प्रभावी रही है। कुछ जगहों पे, कुछ सीटों पे मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ध्रुवीकरण का भी फायदा मिला है, और कुछ बाकी जो हमारी योजनाएं हैं, और बाकी ज्यादा फायदा जो मिला है, जो पूरे 5 साल तक जो लोग प्रभावित रहे, जिस प्रकार से कांग्रेस का जो राज रहा है उसमें, जिस प्रकार से त्राहिमाम रहा, जो बेरोजगार, जो किसान, जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें एक सब मिलकर के एक पैकेज बना है। हाँ, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, आपको कांग्रेस के प्लेइंग ग्राउंड पर उतरना पड़ा। ये बहुत कम होता है कि आपको कांग्रेस के प्लेइंग ग्राउंड पर उतरना पड़े। अमूमन आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपना स्टेडियम खुद चुनते हैं, लेकिन कांग्रेस ने योजनाओं की पिच दी तो आपको अपनी घोषणाओं में उस पिच पर आकर खेलना पड़ा। आपने भी बहुत सी फ्री की चीजों की बात की क्योंकि आप समझ रहे थे कि कांग्रेस की योजनाएं क्लिक तो कर रही हैं, और इसीलिए आज भी आप 50 से 60 ऐसी सीटों पर नजर बनाए हुए हैं जहां पर आपको लगता है कि अगर चीजें उल्टी चली गई तो फिर नंबर्स तो बड़े गड़बड़ कर देंगे आपके लिए।
लगता है श्याम जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल लेकिन हाँ, मैं अविनाश जी, मैं आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा है, लेकिन तीसरे की उपस्थिति बहुत सी जगहों पर हमें देखने को मिल रही है और अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जो किसी का भी समीकरण बना सकती है, किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकती है। आपके 107 से 115 के दावे के बीच में क्या वो 50 से 60 सीटें इतना अंतर डाल सकती हैं कि वो कम हो जाए और हाथ की गुंजाइश बढ़े, या नहीं तो हर समीकरण पर अब ये फाइनल है कि लगता है बीजेपी ही आ रही है? देखिए, अगर जो जादुई आंकड़ा 101 का है वो तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद अगर निर्दलीयों की संख्या 25 होती है या अदर पार्टियों की संख्या, जैसे पिछले बार भी हमने देखा कि बीटीपी के 2 थे, बसपा के 6 थे जो बाद में टूट करके कांग्रेस में आए, और कुछ निर्दलीय भी थे, बागी दोनों पार्टियों के ही थे। तो मैं नहीं समझता कि बाद में फिर उनकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब उनके पास ऑलरेडी जादुई आंकड़ा 101 का हो जाएगा तो फिर इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन क्या इसका असर 24 पर पड़ेगा? क्योंकि 163 के साथ आप 25 पर जा सकते हैं, उससे पहले भी आप 25 पर जा सकते हैं, हालांकि पिछले 25 में एक आरएलपी थी, लेकिन ठीक है। क्या इसका असर 24 पर पड़ेगा? आप एक सिंगल लहर के भरोसे जा रहे हैं और उसकी ताकत बीजेपी देख चुकी है। जी, मैं आपको ये बता दूं कि 2024 पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 2024 में भी राजस्थान की जो जनता है वो इस बात को जानती है, पहचानती है कि देश में अगर कुछ अच्छा करने का काम किया है पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले। मैं एक पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। प्रतिष्ठा जी, हुआ क्या है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस टोटल 23 की आपाधापी में एक पिच जो आपसे मिस हो गई, वो ये कि बीजेपी 23 और 24 की पिच साथ में लेकर चल रही थी, आप सिर्फ 23 पर फोकस होकर रह गए। अगर आप ये कह रही हैं कि आप यहां बढ़त बना भी लेंगी तो 24 की तैयारियों के लिए तो आप पिछड़ते दिख रहे हैं, तो उसका खामियाजा यहां नहीं पड़ेगा। नेशनल इश्यूज भी तो प्ले में आए हैं। प्रतिष्ठा जी, सुन पा रही हैं आप? जी, मेरे से बात जी, मैंने आपसे सवाल पूछा। आवाज थोड़ी स्लो आ रही थी आपकी। जी प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, श्याम जी अभी कह रहे थे और आपने उनसे क्वेश्चन किया तो एक सतीश पूनिया जी की बात चली, तो मैं ये कह रही कि सतीश पूनिया जी लेट हो गए भगवान के जाने में भी। वो चुनाव हार रहे तब भगवान की याद आई है, पहले वो थोड़ा शायद ज्यादा ही गरूर में आ गए। लेकिन चुनाव तक आप मंदिर जा रहे थे, आपने मंदिर जाना रोक दिया, आप कमरों में सीमित हो रहे हैं। कल पता चल जाएगा, परिणाम आएगा जब उनकी जो कंडीशन है उनको भगवान का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। और ये तो जब चुनाव हारते हैं तो आदमी नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा जी, आपके नेताओं को हम लगातार मंदिर जाते हुए देख रहे थे चुनावों के दौरान। अब हम आप लोगों को बंद कमरे में रणनीतियां बनाते देख रहे हैं। ये तो एक डिफरेंस है ना बीजेपी से आप में। लेकिन एक और भी कहावत है कि कर्मण्यवादी कारस्य मा फलेषु कदाचन है, तो जो कर्म करते हैं वो फल की ठीक है। श्याम जी, मेरा अंतिम सवाल है इस डिबेट का। श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फ्री में चीजें देने की पिच पर कांग्रेस आपको आखिरकार ले आई। क्या ये अपने आप में कांग्रेस की एक सफलता नहीं है, या आप मानते हैं कि अब बीजेपी और भी चीजों की तरफ ध्यान दे रही है? स्वप्निल जी, फ्री में जो चीजें देने की जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय की जो बात है, जो अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, जो गरीब पिछड़ा, उसको क्या लाभ दे सकते हैं, उसको कैसे उबारा जाए उस चीज से, उसके लिए योजना लाती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं कि सभी के लिए, कि पूरे प्रदेश के लिए या इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, जो पिछड़े हैं, जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, उसको आगे लाए, कैसे उसको उठा पाए। ठीक है। मैं सिर्फ एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूँ। अविनाश जी, बहुत शॉर्ट में अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए कि कल मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट जो हम देख सकते हैं वो क्या हो सकता है और सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, कल मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो 107 से 115 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का, 60 से और 65 सीटों का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का, जो मैंने खुद ने एनालिसिस किया है। ठीक है। और बाकी को आप अदर पार्टियों में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस कैंडी टॉक में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।